नमस्ते बच्चों, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ सुभाषिका भाग 2 को लेकर के। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः। इसका नाम है नीति श्लोकाः, यानी कि नीति के श्लोक। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे, इसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। पहला श्लोक है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार फिर से देखते हैं इसका उच्चारण। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थियों में 5 लक्षण होना चाहिए, या विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण जो है काक चेष्टा, यानी कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को तुरंत करने के लिए इस प्रकार से कौवे की चेष्टा होती है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर खाने का कुछ सामान लिया हो तो कौवा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, कैसे हम इसको झपट लें। उसी तरह से विद्यार्थियों को भी चाहिए कि अच्छी बातें कहीं भी हो उसके इर्द गिर्द घूमते रहना चाहिए, और जैसे ही मौका मिले उसको झपट लेना चाहिए। तो इस चीज़ को बोलते हैं काक चेष्टा। फिर है बको ध्यानम। बकह अर्थात बगुला, बगुले जैसी ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों का। जिस प्रकार से बगुला पानी में स्थिर रहकर ध्यान से देखता है और जैसे ही मछली आती है उसको पकड़ लेता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को चाहिए कि ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को देखे और जैसे ही मौका मिले उसको तुरंत सीख लेना चाहिए। तो ये हो गया काक चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निद्रा, स्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते जैसी उसकी निद्रा होनी चाहिए, नींद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थी खूब सोए। विद्यार्थी को स्वान निद्रा जैसा होना चाहिए, अर्थात कम सोने वाला होना चाहिए। अब अगला लक्षण है अल्पाहारी गृहत्यागी। अल्पाहार होना चाहिए, यानी कि अल्प मतलब थोड़ा सा आहार वाला, थोड़ा आहार वाला विद्यार्थी को होना चाहिए। गृहत्यागी, गृहत्यागी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई इत्यादि में लगाना है। इस प्रकार से विद्यार्थी का ये 5 लक्षण हुआ। अगले श्लोक पे चलते हैं। कह रहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र, काव्य जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जीवनी उसमें लिखी होती है संस्कृत में, तो उसको काव्य बोलते हैं। शास्त्र हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, यानी कि काव्य और शास्त्र को पढ़ने में जिसका काल यानी कि समय गच्छति जाता है, वो कौन लोग होते हैं? तो धीमताम, बुद्धिमान लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि धीमताम यानी कि बुद्धिमान लोगों का जो समय है वह किस चीज़ में व्यतीत होता है? तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यों को, शास्त्रों को, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में, उनके साथ विनोद में उनका समय जाता है।
और ठीक इसके उलट देखिए मूर्खों का समय किसमें व्यतीत होता है। कह रहा है व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खाणाम कालह, मूर्खों का जो समय है वो व्यसनेन अर्थात गलत कार्यों में, निद्रया निद्रा में, और कलह यानी कि किसी से झगड़ा करने में समय बीतता है। तो आप समझ गए इसको। बुद्धिमान व्यक्ति का समय जो है काव्य शास्त्र इत्यादि के विरोध में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा गलत कार्य इत्यादि करने में बीतता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बुद्धिमान जैसा समय बीते। आगे चलते हैं। कह रहा है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन् पिपीलिको, गच्छन् यानी कि चलती हुई, पिपीलिका अर्थात चींटी, चलती हुई चींटी जो है शतान्यपि योजनानां याति, सैकड़ों योजन चल सकता है या चला जाता है। अगर चींटी निरंतर चलता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है, अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति, लेकिन अगर नहीं चल रहा है वैनतेयोपि, वैनतेय गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ नहीं चलते हुए भी एक पद भी नहीं चल पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहना चाहिए का तात्पर्य है कि जीवन में कुछ न कुछ अवश्य करते रहना चाहिए। जब आदमी विचार करेगा ही, चलेगा ही नहीं, तो कैसे अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। इसलिए आदमी को हमेशा चलते रहना चाहिए। अब अगले श्लोक में चलते हैं। अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। श्लोक में समाज में 3 तरह के आदमी को बताया गया है। वो 3 प्रकार के कौन से व्यक्ति हैं? तो एक है अधमा, दूसरा है मध्यमा और तीसरा है उत्तमा। अधम यानी कि नीच व्यक्ति, मध्यम यानी कि मध्यम नीच से थोड़ा सा ऊपर, और उत्तमा, उत्तमा अर्थात सबसे अच्छा। तो ये जो है तीनों प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है ये सोच के आधार पर किया गया है कि मनुष्य की सोच कैसी है। जिसकी गंदी सोच है उसको अधम, जिसकी उससे थोड़ी सी अच्छी है उसको मध्यम, और जिस व्यक्ति की सोच सबसे अच्छी है उसको उत्तम माना गया है। तो आइए देखते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, नीच सोच वाला व्यक्ति धन की इच्छा करता है, सोचता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, बस उसको धन ही केवल बड़ा लगता है और कुछ नहीं। और धनम मानम च मध्यमाः, जो मध्यम सोच वाले व्यक्ति हैं उनको धन भी चाहिए और मान भी चाहिए। मान यानी कि सम्मान। तो ये मिला जुला कर ठीक है, धन भी होना चाहिए क्योंकि धन एक साधन है जीवन जीने का, और मान सम्मान भी जीवन में होना चाहिए। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है उत्तमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उत्तम सोच वाले व्यक्ति हैं उनको धन से कोई मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ मान और सम्मान ही चाहिए। वो मान की ही इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि मानो ही महताम धनम, मान जो है, सम्मान जो है, वही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए
उत्तम प्रकार के व्यक्तियों को, उत्तम सोच वाले व्यक्तियों को माननी चाहिए। तो इस प्रकार से यह हो गया। अब आगे चलते हैं। कह रहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जल बिंदु निपातेन अर्थात जल बिंदु यानी कि जल के बूंदों के निपातेन गिरते रहने से, जल की बूंदे गिरते रहने से क्रमशः पूर्यते घटः घड़ा जो है वो क्रमशः धीरे धीरे भर जाता है, पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि धीरे धीरे ही बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पर, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। बिंदु बिंदु जल से घड़ा जो है भर जाता है। सह हेतु ठीक उसी प्रकार सभी, जैसे विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, जिस प्रकार से घड़ा बूंद बूंद से भरता है उसी प्रकार विद्या विद्या भी बूंद बूंद करके आती है। अर्थात थोड़ा सा आज पढ़ लिए, थोड़ा सा कल पढ़ लिए, थोड़ा सा परसों पढ़ लिए, इस प्रकार से धीरे धीरे आदमी विद्वान बनता चला जाता है। अचानक नहीं होता है कोई भी विद्वान। फिर कह रहा है धर्मस्य, धर्म भी वैसे ही होता है। आज थोड़ा सा धर्म किया, कल थोड़ा सा धर्म किया, इसमें भी वही क्रम होता है। और धन में भी आज 2 रुपये बचाया, कल 2 रुपये, इसी प्रकार से अचानक कोई व्यक्ति धनी नहीं बन सकता है, स्नेह स्नेह ही धनी बन सकता है। तो ये बच्चों भावार्थ हुआ। अब आइए अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेद्वाक्यं मनः पूतं समाचरेत्। कह रहा है कि दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम, पाद अर्थात पैर, तो दृष्टि से यानी कि आंखों से अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। शास्त्रपूतं वदेद वाक्यम, और शास्त्र से छान कर वाक्य को बोलना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शास्त्र द्वारा निर्देशित तरीके से ही आपने वाक्य बोलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत्, और मन में सोच समझ कर किसी से आचरण कैसे करना है, करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों अर्थ हम लोग इसका देख लिए। अब आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न में पदानि बोधतः है, उसको आप देख लेंगे। दूसरे में उच्चारण है। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। कह रहा है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर आपको देना है। प्रश्न है केषां समयः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, अर्थात किसका समय काव्य शास्त्र के विनोद में गुजरता है या जाता है या बीतता है। तो दिया था धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। इसके बाद अगला देखते हैं महताम धनम किम, सबसे बड़ा धन क्या है। तो मानः, इसका उत्तर होगा मानः। अधमाः किम इक्षन्ति, तो इसका उत्तर होगा धनम। कीदृशं जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम। केन घटः पूर्यते, घड़ा कैसे भरता है। तो जल बिंदु निपातेन।
अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है वाक्य में, एक वाक्य में। विद्यार्थिनः पंच लक्षणम किम, विद्यार्थी के पंच लक्षण क्या क्या हैं? तो इसका उत्तर है विद्यार्थिनः पंच लक्षणम काकचेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी च अस्ति। यानी कि ये पांचों लक्षण विद्यार्थी के हैं। ख में चलते हैं। केशाम कालह कलहे न गच्छति, किसका समय कलह में बीतता है? तो इसका उत्तर होगा मूर्खाणाम कालह कलहेन गच्छति, अर्थात मूर्खों का समय कलह में बीतता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यमाः किम इक्षन्ति, मध्यम सोच वाले व्यक्ति जो हैं उनकी क्या इच्छा होती है, वो क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर है मध्यमाः धनम मानम च इक्षन्ति, मध्यम प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो धन और मान दोनों ही चाहते हैं। अगला प्रश्न है। गच्छन पिपीलिकः किम करोति, जाती हुई चलती हुई चींटियां क्या करती हैं? तो इसका उत्तर है गच्छन पिपीलिकः शतम योजनानाम याति, 100 योजन तक जाती हैं चलती हुई चींटियां। कीदृशम समाचरेत, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मनः पूतं समाचरेत, मन से सोच करके इसके बाद ही आचरण करना चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है मंजूषातः सहाय्येन श्लोक पूर्तिम कुरुत, यानी कि इस मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से नीचे जो खाली स्थान को भरना है। क में देखते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, खाली स्थान तथैव च, तो यहाँ पर स्वान निद्रा को उठाकर रख देंगे, स्वान निद्रा तथैव च। उत्तमा खाली स्थान इक्षन्ति, उत्तमा किम इक्षन्ति, तो इसमें मानम भर देंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते, खाली स्थान, तो यहाँ पर हो जाएगा घटः। फिर है अगच्छन वैन तेयोपि, खाली स्थान न गच्छति, तो इसमें भरा जाएगा पदमेकम न गच्छति। अगला है विद्यार्थी, खाली स्थान, तो विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये हो जाएगा। इस प्रकार आप भर लीजिएगा। प्रश्न 6 कह रहा है मंजूषातः उचित पर्याय पदानि योज्यत, यानी कि मंजूषा से शब्द जो दिए गए हैं और नीचे जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका उचित पर्यायवाची जो शब्द है उसको जोड़िए। तो आइए देखते हैं। जैसे कालः, काल का पर्यायवाची शब्द होगा समयः, धनस्य का अर्थस्य, वस्त्रम का अंबरम, याति का गच्छति, धीमताम का बुद्धिमताम। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम पदानि मेलयत, मंजूषा में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, उनके जिसका जो विलोम है उसके आगे रख देना है। तो मानः का विलोम हो जाएगा अपमानः, धीमताम का मूर्खाणाम, गृहत्यागी का गृहस्थः, अधमा का उत्तमा, गच्छन का अगच्छन। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न उत्तर हो गया, संपूर्ण हुआ। अब पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।